ओके, पांडा ने बोली है ना। यस 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 यस, उसका तो इतना मतलब उसका टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है, तो फैमिली स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करती है। सो लेट्स स्टार्ट। अपनी बात हो रही थी रिटर्न एंड टाइम के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर स्टडी नोट 18 मैंने एक छोटा सा आपको चार्ट पढ़ाया। दिस इज द समरी ऑफ होल चैप्टर। एज पर सेक्शन 139(1) फॉलोइंग पर्सन नीड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो देखो क्या क्या उन्होंने बताया हुआ है। सेक्शन 139(1) ए मतलब मैंडेटरी रिटर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ इनकम वेयर देयर इज अ लॉस, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को तो रिटर्न भरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देन 139(4) जो ट्रस्ट होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, उनका भी रिटर्न भरना मैंडेटरी है। बताओ गवर्नमेंट को चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या इतना इंटरेस्ट है? चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, इन सब में क्या इतना इंटरेस्ट है? साइंटिफिक रिसर्च, यूनिवर्सिटी, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब जो लोग है ना स्पेशल असिस्टेंट, इनमें गवर्नमेंट को क्या खासा इंटरेस्ट है? क्योंकि गवर्नमेंट इन लोगों को स्पेशल एग्जम्पशन देता है। क्या देता है? स्पेशल एग्जम्पशन। और वो जो एग्जम्पशंस होते हैं ना वो कंडीशनल होते हैं, वो कंडीशन कंप्लाइड हुए हैं या नहीं हुए वो चेक करने के लिए उनका फाइलिंग ऑफ रिटर्न हम उनसे मैंडेटरी करवाते। जब सेक्शन आएंगे तो उसकी बात कर लेंगे। अभी हमारा फोकस होना चाहिए, फोकस कहां पे होना चाहिए? सेक्शन 139(1) ए के ऊपर और सेक्शन 139(1) बी के ऊपर। सेक्शन 139(1) ए बोलता है कंपनी फर्म, फर्म में आता है एलएलपी, मैंने आपको बता ही दिया कि इन लोगों को तो मैंडेटरी होता ही है। 139(1) बी में क्या बोला देखो, एनी पर्सन वेयर इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 54, 54 बी, 54 डी, 54 ईसी, 54 एफ, 54 जी, 54 जी ए, 54 जी जीबी एंड चैप्टर 6 ए exceeds maximum amount which is not chargeable to income tax. That means मुझे बताना क्या है? total income is more than equal to basic exemption, more than equal to more than basic exemption limit. Basic exemption limit कंट्री के होते हैं 2.5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। और टोटल इनकम उन्होंने बोला बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ दिस सेक्शंस एंड चैप्टर 6 से। तो ये हमने बात कर ली है। कंपल्सरी फाइलिंग अ रिटर्न एनी पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या ये लैंग्वेज आपको समझ में आया, याद हो गया? रिप्लाई करो। Any person being a resident other than not ordinary resident shall furnish a return within a due date in respect of his income or loss for the previous year, irrespective of the fact whether his total income does not exceed basic exemption limit or does exceed or does not exceed taxable income. If he holds a beneficial or otherwise any asset, including financial interest, located outside India or having signing power, signing authority in any account located outside India. Second point is the beneficiary, उसके नाम पे नहीं है लेकिन वो beneficiary है of any asset including financial interest in any entity located outside India, ठीक है ना। फिर एक्सेप्शन में क्या लिखा है? मैंने बोला अगर बेनिफिशियरी ने रिटर्न में दिखा दिया है तो ओनर को दिखाने की जरूरत नहीं है, और ओनर ने दिखाया है तो बेनिफिशियरी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट अभी नया जो अमेंडमेंट आया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो करते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में क्या आता है? A person other than firm and company, ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? बोलो। फर्म और यहाँ पे फर्म और कंपनी को क्यों बाहर निकाला है? उसको मैंडेटरी भरना ही है उसको ना, मैंडेटरी है ना। मैंडेटरी है ना, उसकी बात थोड़ी ना हो रही, बाकी लोगों की बात हो रही है। बराबर, आपका गेस एकदम राइट है। who is not required to furnish written as per of above said provision, मतलब अभी तक वो किसी भी क्राइटेरिया में कैप्चर नहीं हुआ था। नहीं हुआ था मतलब ना ही वो कंपनी है, ना ही वो फर्म है, ना ही उसका कोई एसेट आउटसाइड इंडिया है, ना ही उसका साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, ना ही उसका टोटल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मतलब दिखाने के लिए तो वो गरीब है लेकिन होने के लिए अमीर है। देखो क्या बोलता है, उसने डिपॉजिट किया है more than 1 crore in one or more current account maintained with a banking company or cooperative bank। 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट मारा है उसने, ठीक है ना। has incurred expenditure of an aggregate amount exceeding 2 lakh on himself or any other person for travel to a foreign country, then has incurred expenditure of an aggregate amount of rupees 1 lakh toward the consumption of electricity or other condition as may be prescribed, उनको तो भरना ही पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। इलस्ट्रेशन 1 में क्या बोलता है? Whether the following assets is compulsory required to file return। देखते हैं, मिस्टर एक्स का इनकम 5 लाख है, बोलो यस और नो। आप लोग आंसर बताओ यार।
टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन मतलब जीटीआई दिया गया है, मैंडेटरी और नॉट मैंडेटरी? यस मैंडेटरी, ठीक है ना। मैंडेटरी मिस्टर वाई है 30,000 है, बोलो। नो नॉट नो ए मैंडेटरी लिमिटेड इनकम देखने एग्जाम्पशन की के जरूरत है? नहीं, वो तो फन कम है ना। ए लिमिटेड बी लिमिटेड कंपनी बाय डिफॉल्ट। कंपलसरी वो कंपनी डायरेक्टली कंपल्सरी कंपल्सरी मैंडेटरी है। हाँ, अच्छा, अगर किसी का इनकम 30,000 है और उसको ऐसा दिल से लगता है कि मुझे रिटर्न भर के गवर्नमेंट को मुझे बता देना चाहिए कि मेरा इनकम 30,000 है, तो भर सकता है क्या वो? Yes, nil Yes. return. किसी को रोका नहीं जा सकता, तुम लोग भी अपना रिटर्न अपलोड कर सकते हो जीरो इनकम दिखा के, ठीक है ना। तो भरना है तो आप भर सकते हो, वॉलंटरी तो आप भर ही सकते हो, मैंडेटरी की बात हो रही है यहाँ, ओके। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वॉलंटरी तो एसएससी भर सकता है। चलो आगे चलते हैं। रिटर्न फाइल बाय एम्प्लॉयर ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय। अभी एक जमाने में क्या होता था, रिटर्न जो होते थे ना वो फिजिकली भरे जाते थे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लंबी लंबी लाइन लगती थी रिटर्न भरने की। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक आइडिया निकाला, बोला कि जो एम्प्लॉय कैटेगरी है रिटर्न भरने के लिए छुट्टी लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आने की जरूरत नहीं है, वो अपने एम्प्लॉयर को ही भर दे और फिर एम्प्लॉयर बल्क में आके भर सकता है। लेकिन वैसा अभी होता नहीं है, इसलिए नहीं होता क्योंकि सारे रिटर्न अभी मैंडेटरी ऑनलाइन हो चुके हैं, और क्योंकि ऑनलाइन हो चुके हैं एम्प्लॉय अपना खुद का रिटर्न खुद ही भर देता है। तो ये सेक्शन थोड़ा इररिलेवेंट हो गया, तो नहीं पढ़ोगे तभी भी चलेगा। तो आपका मैंने काम कम कर दिया, पढ़ो, मैंने लॉजिक भी बता दिया कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के यहाँ पे जाके रिटर्न भर सकता है। किसी को नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड आई समहाउ फील कि दिस इज नॉट रिलेवेंट एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये भी कंप्यूटर रीडेबल मीडिया डिवाइस में पहले ऐसे होता था कि वो फ्लॉपी आता था, पता है पेन ड्राइव के पहले भी फ्लॉपी आता था एक ऐसा। यस फ्लॉपी हाँ। डिस्क हाँ, फ्लॉपी डिस्क, उसमें ना या सीडी ड्राइव में भर के रिटर्न दिया जाता था डिपार्टमेंट को। अगर आपको, क्योंकि तभी इंटरनेट इतना यूज नहीं था, आज जैसा जियो वगैरह की वजह से इंटरनेट का कोई इज्जत ही नहीं रह गया, लेकिन 8-10 साल पहले इंटरनेट का इज्जत बहुत ज्यादा था। तो इंटरनेट पे लोग नहीं भर पाते थे, तो लेकिन उनको अगर डिजिटल फॉर्म में रिटर्न भरना है तो फ्लॉपी डिस्क वगैरह में भर सकते थे, वो भी अभी रिलेवेंट नहीं है। तो ये दो नहीं पढ़ोगे तभी भी चलेगा। हाँ, टीआरपी खाली टाइम पास के लिए पढ़ लेते। एक होता है टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, जिनका जो जीएसटी हो गया, जीएसटी में भी ऐसी एक पर्सनालिटी होती है रिटर्न प्रिपेयर्स के लिए। तो क्या होता था जब ये रिटर्न भरने का सीजन चालू होता है जुलाई का या सितंबर का, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर बहुत ज्यादा रश होती है रिटर्न भरने के लिए, और अगर फॉर्म अगर कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा तो फिर डिपार्टमेंट रिजेक्ट भी करता था। तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझता था कि फिजिकल फॉर्म होता था, वो 15-20 पेज का फॉर्म आता था भरने के लिए। तो ये लोग क्या करते थे, जो टीआरपी होते हैं उनके यहाँ से फॉर्म भरवा देते। तो टीआरपी समझो जैसे मैं अभी लेक्चर लेने के लिए टेबल लेके बैठा हूँ यहाँ पे, वैसे कुछ एजेंट टाइप जैसे पकड़ लो, ये टैक्स कंसल्टेंट लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर बैठते थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको एक जगह देता था, चलो इस जगह पे आप टीआरपी लोग बैठेंगे, तो एसएससी जब भी आएगा 200-500 रुपया लेके उसका रिटर्न फाइल करवा के आप अच्छे से उसको सबमिट कराओगे। तो सर ऐसे चलता था क्या? हाँ ऐसे चलता था। तो टीआरपी के फंक्शंस वगैरह यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए, टाइम पास है, मुझे खाली उसका जो बताना है ना, क्वालिफिकेशन बताना है, ठीक है ना, कि कौन टीआरपी नहीं बन सकता। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टीआरपी नहीं बन सकता, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, ठीक है ना। लीगल प्रैक्टिशनर, लॉयर को टीआरपी बनने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, और बैंक की जो ऑफिसर्स होते हैं, बैंक ऑफिसर, उनको भी टीआरपी बनना अलाउड नहीं है। तो दीज आर नॉट एलिजिबल टीआरपी, ठीक है ना। दूसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो कौन बन सकता है सर? तो उसमें आपको आप लोगों का मैं नाम दिखा देता हूं, ठीक है ना। एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स बैचलर डिग्री, क्या तुम्हारे पास बैचलर डिग्री है? तुम में से कुछ लोगों के पास यस तो तुम लोग टीआरपी बन सकते हो। और अगर बैचलर डिग्री नहीं है, कुछ छोटे बच्चे जिनका अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, हैव पास्ड इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हमारी इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मेरी वाइफ वालों की इंस्टीट्यूट, और द हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तुम्हारी इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, shall be eligible to act as a tax return preparer। तो बताओ जिंदगी में कॉस्ट अकाउंटेंट बनने का है कि टीआरपी बनने का है? कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे कि टीआरपी बनोगे? इंटरमीडिएट पास होने के बाद टीआरपी बन सकते हो। क्या बनना है आप लोगों को? कॉस्ट अकाउंटेंट छोटे मोटे काम थोड़ी ना क्या करेंगे टीआरपी के।
अच्छा, जिसका टैक्स ऑडिट होता है, याद आ रहा है आपको टैक्स ऑडिट? टैक्स ऑडिट कौन कर सकता है 44 AB में? चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, एबी के जो असिसी होते हैं ना, टैक्स ऑडिट के जो असिसी होते हैं, इनका इनकम टीआरपी कैन नॉट फाइल, ठीक है ना। जो असिसी 44 AB में कवर्ड होते हैं, उनका रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही भरेगा। चलो आगे चलते हैं। रूल नंबर 12, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप याद रख सकते हो, लेकिन हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ चेंज करते रहता है। आईटीआर जो होता है उसको सहज बोलते हैं, और आईटीआर 4 जो होता है उसको सुगम बोलते हैं। आईटीआर 1 जो फॉर्म है वो इजीएस्ट फॉर्म है, ऑनलाइन भी भरा जाता है। आपने फेसबुक वगैरह का रजिस्ट्रेशन किया है कभी? अपने आईडी का, खुद का आईडी खुद बनाया आपने ऐसे? हाँ हाँ, तो वैसा अगर क्या होगा तो जैसे फॉर्म भरने का वहां पे यूजर इंटरफेस का फीलिंग आता है ना, नेम एड्रेस आप टाइप करते हो ना, वैसे इनकम टैक्स का फॉर्म डायरेक्टली वेरी सिंपल लैंग्वेज में फॉर्म, उसका नाम ही देखो ना, सहज। सहज मतलब क्या समझता है तुम लोगों को? सहज, सहज, सिंपल एंड इजी, सिंपल एंड इजी। सोपा। लेकिन वो किसके लिए बनाया हुआ है? तो इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड वन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, और उसका टोटल इनकम जो है 50 लाख तक होना चाहिए, तो वो सहज फॉर्म भर सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट नहीं लेगा। सर अगर डिटेल इंफॉर्मेशन होगा तो आईटीआर 2 भरना, 50 लाख के ऊपर इनकम होगा तो आईटीआर 2 या 3 भर देना, जैसे भी आपका है, ठीक है ना। इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट कैरिंग आउट बिजनेस, तो आपका बिजनेस नहीं है तो आप आईटीआर 2 भर सकते हो। सर मेरा बिजनेस है तो आईटीआर 3 भरना पड़ेगा, बिजनेस है तो आईटीआर 3 भरना पड़ेगा। सर ये फॉर्म याद रखना जरूरी है क्या? अभी आपके मॉडर्न देखो, हमारी इंस्टीट्यूट नहीं लिखती, हमारी इंस्टीट्यूट बोलती है प्रिस्क्राइब फॉर्म, क्योंकि हर साल फॉर्म चेंज होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपके मॉडल में है तो आप याद कर लो, कोई काम कोई इतना मतलब हेवी नहीं है, छोटा सा ही टेबल है। आईटीआर 1 सैलरी वालों को लगता है जिनका इनकम टोटल इनकम से टोटल इनकम 50 लाख के नीचे है, 50 लाख के ऊपर है, या एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, या थोड़ा और कंडीशन में आता है, मतलब सहज नहीं भर पाते हो, आईटीआर 1 नहीं भर पाते, तो आईटीआर 2 भरने का। बिजनेस एसएससी हो गए तो बाय डिफॉल्ट आईटीआर 3 भरना होता है, क्योंकि बिजनेस में वो डेप्रिसिएशन वगैरह का बहुत सारा इंफॉर्मेशन डिटेल कैलकुलेशन जाता है। सर बिजनेस है लेकिन प्रिजम्पटिव वाले हो, 44 एडी वाले हो, तो आपको डिटेल शेयर नहीं करना होता इनकम टैक्स के साथ, बेसिक इंफॉर्मेशन दोगे तो काम चल जाता है, क्योंकि वहां पे तो 8% 6% का गेम है, तो आप सुगम भरते हो। तो बिजनेस वालों का इजी फॉर्म जो है ना वो सुगम है। एम आई क्लियर? सहज एंड सुगम। सुगम क्या है, समझ में आया? स्ट्रेट। नहीं समझा? सुगम एक इजी फॉर्म है प्रिजम्पटिव वालों का। अगर आप आईटीआर 3 देखोगे ना, बहुत बड़ा फॉर्म होता है आईटीआर 3, बहुत ज्यादा डिटेल भरनी पड़ती है। सुगम जो होता है वो ऑनलाइन भरा जाता है, बहुत ही इजी है, 10 मिनट में हो जाता है भर के वो फॉर्म सुगम। आईटीआर 3 भरने के कभी कभी 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं, अगर इंफॉर्मेशन उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा तो। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। आईटीआर 5 अदर पर्सन इंडिविजुअल कंपनी अगर छोड़ के सारे बाकी अदर देन इन छोटे मोटे लोगों को आईटीआर 5 भरना पड़ेगा। आईटीआर 6 कंपनीज को भरना पड़ेगा, ठीक है ना। आईटीआर 7 वो जो स्पेशल असेसेस है 139 4A 4B 4C 4D 4F, इन लोगों को भरना पड़ेगा, ऐसा है। और आईटीआर ये जो आता है आईटीआर वी ये एक्नॉलेजमेंट है। ये क्या है? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब आप जब आईटीआर को ये सारे आईटीआर जब अपलोड करोगे, ये सारे आईटीआर जब अपलोड करोगे तो डिपार्टमेंट के साइड से एक पीडीएफ डाउनलोड होता है और उसमें लिखा होता है कि हाँ आपका आईटीआर सबमिट हो गया, और नीचे डिक्लेरेशन का टेबल होता है, वेरिफिकेशन का टेबल होता है, वो साइन वहां पे साइन करना होता है। अगर आपने वो अगर आधार कार्ड या डिजिटल सिग्नेचर किया होगा तो साइन करने की जरूरत नहीं है। आधार ओटीपी से अगर आपने डिजिटली वेरीफाई किया होगा तो अच्छी बात है, अगर डिजिटली वेरीफाई नहीं किया होगा तो प्रिंट लेके साइन करके पुणे बैंगलोर सीपीसी में भेजना होता है, बैंगलोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमें उसको कुरियर करना होता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। चलो ज्यादा काम का नहीं है तो इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, सर कैसे भरेंगे? ऑब्वियसली सर कंपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एलएलपी को मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल साइन के साथ भरना होता है। इसको प्रैक्टिकल लॉ में इसको डीएससी बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, डीएससी यूज करना होता है।
जो इंडिविजुअल वगैरह है उसको उसको क्या बोलते हैं? Your total income accessible during the previous year, any of the above mode, any of the given mode. तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हो, उसकी यूटिलिटी आती है, एक्सेल का फाइल आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन ही क्लियर करना होता है, एनी मोड, ठीक है ना, एनी मोड अदर देन पेपर मोड। इसमें जो कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन नहीं भर पाते, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो ही उनको पेपर मोड में आप जाके भर सकते हो। फिजिकली फॉर्म अभी 99.99999% फिजिकल फॉर्म भरना बंद हो चुका है, सारे रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक ही जाते हैं। बस ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। टाइम लिमिट हमने लिख दिया। अगर आपको 92E का फॉर्म लगता है, आपको फॉर्म 3CE भी भरना है, ठीक है ना, तो 30 नवंबर, ठीक है ना, आप कंपनी हो 30 सितंबर भरना पड़ेगा, या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड हो रहे हैं, या आप ऐसे पार्टनर हो, वर्किंग पार्टनर हो इस फर्म में जिसका ऑडिट हो रहा है, तो 30 सितंबर भरना पड़ेगा। और अगर आप इन स्पेशल कैटेगरीज में नहीं आते हो तो आपको 31 जुलाई पे भरना होता है। मुझे एक बात बताओ, पापा आपको कभी ना कभी बोलेंगे बेटा घर के बाहर जाने का नहीं, रात को 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद नहीं जाने का, ठीक है ना, या बाइक जो चलाते हो विदाउट हेलमेट नहीं चलाने का, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करने का। तो जब भी आपको कोई बोलता है कि ये नहीं करने का, तो आपके मन में क्या आता है? वो किया तो किया वही तो, करने का। हाँ नहीं तो किया तो वही करने का, वही आता है ना, मतलब क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। आप समझ रहे हैं ना, ये मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में भी ऑब्जर्व किया और आप लोगों ने भी किया होगा। जिसके घर वाले थोड़ा ज्यादा फ्रीडम देते हैं ना, वो बच्चे सुधरे से, मतलब बिगड़े भी रहेंगे तो घर वालों को उसका जजमेंट होता है कि कौन से लेवल तक ये बिगड़े हुए हैं। 10-15% उसमें भी डिस्काउंट करना पड़ता है, लेकिन चलो ठीक है, 90% चीजें तो घर वालों को चीजें पता होती है, बिकॉज दे आर फ्री, दे आर ओपन माइंडेड, ठीक है ना। और कुछ घर के बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब माँ बाप के सामने जाएंगे तो एकदम साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, पांडा पांडा। हाँ एकदम इनोसेंट बन जाते हैं। और बाहर देखोगे तो उसका जो वाइल्ड वर्जन होता है ना इन लोगों का, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं ना कि घर में तो तू एकदम मतलब शांत इंसान बन के घूमता है, तो बोलता है उतना एक्टिंग करना पड़ता है। क्यों? तो घर वालों ने उसको ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखा। वो स्प्रिंग का बोलते, पता है आपको स्प्रिंग का वो थ्योरी बताया जाता है। स्प्रिंग होता है पता है अपने पेन के, वो टिक टिक वाला पेन नहीं होता क्या, टिक 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 वाला। जेवढी खाली दाबली जाते तेवढीच वरती उचलते। ओ पांडा, एकदम एकदम बरोबर। ओके, तो जितना आपको दबाया जाएगा उतना ही यू विल बाउंस बैक, ऐसा उसका कुछ सेइंग्स वगैरह भी होता है। और ये बच्चे जो होते हैं ना हरामी, ये पांडा जैसे बच्चे, ये सब सेइंग्स वगैरह पढ़ के रखते हैं। मतलब जब भी उनको दबाया जाता है ना तो अपनी मन को बताते हैं दबाओ तुम लोग, और दबाओ और दबाओ, और जब उड़ूंगी ना तो तुम लोग देख लेना कितना ऊपर उड़ूंगी। डिजास्टर हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये बात हो रही थी मेरी। मैं आपको क्या बता रहा था, तो जब भी आपको कोई बताता है ना स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तो आपके मन में क्वेश्चन होता है करेंगे तो ना, ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए तो करेंगे तो, गोवा पिकनिक पे नहीं जाने का जाएंगे तो, बीच पे नंगा नहीं घूमने का घूमेंगे तो, ठीक है ना। तो ये तो ये सारे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। तो मैंने बोला कि आपको आईटीआर भरना है, मैंडेटरी भरना है। अगर आप इन कंडीशन में फॉलो होते, यू नीड टू फाइल, यू मस्ट फाइल ITR and that too within due date given under section 139(1) की, ठीक है ना। ड्यू डेट दी है क्योंकि उसको फॉलो करनी चाहिए, उसके पहले आपको भरना ही पड़ेगा। तो आपके मन में क्वेश्चन क्या आता है? अगर नहीं भरा तो? नहीं भरा तो? नहीं भरा तो क्या आपको लग रहा है, क्या इनकम टैक्स आपके हाथ काट देगा, पैर काट देगा, फांसी चढ़ा पेनल्टी देगा? मार के पेनल्टी, नहीं, पेनल्टी पेनल्टी। मैक्सिमम ले लेके पैसे ना यार, ठीक है ना। तो लेने दो सर, पैसे में क्या क्या लेते हैं फिर वो हमसे? 3 बातें लेते हैं, इंटरेस्ट, फीस और पेनाल्टी। अब पेनाल्टी की जब आप इनकम टैक्स में बात करो, तो पहले तो आप इतने बड़े हुए नहीं हो कि आप पेनाल्टी की बात करो। पेनाल्टी की बात करने के लिए आपको फाइनल में आना पड़ेगा, ठीक है ना। सीए में फाइनल में आओगे तो पेनाल्टी की बात करने का। आपने कभी खुद सिग्नल तोड़ा है? सिग्नल तोड़ा है तो सिग्नल तोड़ा है कि नहीं बताओ मुझे जरा, ये बाइक चलाने वाली लड़कियां जरा बताओ, सिग्नल कभी तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? यस। क्या हाँ। इतने ईमानदार हो कि सिग्नल तोड़ते ही आप गाड़ी लेके चले? क्लास नहीं है, आप डायरेक्टली चले गए आरटीओ के ऑफिस में और जाके फाइन भरा, उनको बताया कि साहब मैंने कभी नहीं। कभी नहीं ना। मतलब वॉलंटरी जाके कोई पेनाल्टी भरता है क्या, मैं आपको वो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं। ए, अच्छा काका जाऊ द्या ना, लेट होत आहे.
हाँ तो वही तो बता रहा हूँ ना, तो कभी कभी अपने जो पुलिस वाले होते हैं वो अगर आपको पकड़ भी लेते हैं, सिग्नल तोड़ा आपने ऑन द स्पॉट पकड़ भी लिया उन्होंने, तभी भी आप उनको डायरेक्टली हाँ हाँ ठीक है आपने जितना पकड़ा कितना कितना होता है आपका पेनल्टी, ओके 500 रुपया ना, ये ले 500 रुपया, ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। ऐसा नहीं होता है? नहीं 500 को नहीं, नहीं 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 पहले मस्का पॉलिश हो काका हितेच राहतात, काका हितेच जात, काका आई शपथ तुम उसको काका मामा पापा दादा क्या क्या उसके साथ रिलेशन बना लेते हो, हाँ और अगर नहीं मान रहा तो तुम्हारा मार्जिन चालू होता है 50 रुपए से 100 रुपए से, देयर आर वेज थ्रू व्हिच यू कैन अवॉइड पेनल्टी। आई जस्ट गिव यू हिंट, सेम चीज इनकम टैक्स में भी होती है व्हेन पेनल्टी कम्स, ठीक है ना? तो पेनल्टी के बारे में आप बात नहीं करोगे कभी कभी भी, अभी वर्ड यूज नहीं करोगे इंटरमीडिएट लेवल पे कि आपको लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी इज सिचुएशनल, ठीक है ना, वो डिपार्टमेंट का चॉइस है और एसएससी की करंट सिचुएशन देख के उसके हिसाब से पेनल्टी, उसको डिपार्टमेंट जब इनिशिएट करेगा तो ही पेनल्टी लगती है, कोई जेल भी हो सकती है, कभी कभी जेल भी होती है। आपने बहुत ज्यादा कांड किया होगा, क्या बोलते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, ट्रिपल सीट हो, दारू पिया हुआ है, तो क्या करेगा डिपार्टमेंट? जेल में डालेगा। जेल में डालेगा। लेकिन वो करना है कि नहीं करना, वो चॉइस किसकी है? हमारी तुम्हारी चॉइस है। नहीं मतलब जेल में डालना कि नहीं डालना तुम्हारी चॉइस है। नहीं रूल तोड़ना है नहीं। लेकिन जो हमारे, तुम तो तुम्हारे काला चौकी के सिंघम हो। मैंने रूल के बारे में बोला था। हाँ अच्छा उनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में उनकी चॉइस है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ डिपार्टमेंट आपके ऊपर क्या लगा सकता है, इंटरेस्ट एंड फीस। इंटरेस्ट कितना लेगा डिपार्टमेंट? 1% पर मंथ, 1%, हेलो 1% पर मंथ। तो 31 जुलाई पकड़ लो आपका रिटर्न था, ठीक है ना, रिटर्न का ड्यू डेट था और आपने 31 जुलाई पे नहीं भरा, आपने भरा 2 अक्टूबर पे, कब भरा रिटर्न? 2 अक्टूबर पे, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? अभी कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? थर्टी फर्स्ट जुलाई पे तुमने रिटर्न भरना था, नहीं भरा, 2 अक्टूबर, कितने महीने का डिफॉल्ट? अगस्त, 2 महीने का। और अक्टूबर भी माना जाएगा, पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड फुल मंथ इन इनकम टैक्स। आपको 2 पता है महीना। 3 है ना? पार्ट ऑफ द मंथ शुड बी कंसिडर्ड फुल मंथ यार। अक्टूबर का एक भी दिन अगर होता है ना तो पूरा अक्टूबर काउंट होता है। 3 मंथ, तो 3 3 मंथ, मंथ हुआ। तो 3 मंथ ना, वही तो मैं बोल रहा, पांडा दो चिल्ला रहा है, पांडा को काउंटिंग नहीं जम रहा है। पांडा ये देख, नहीं सर मेरे को सुनाई नहीं दिया इसके लिए, 2 तो अक्टूबर में चालू है सब। 2 अक्टूबर पे भरा मैंने रिटर्न, तो कौन से महीने? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो 1%। किसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा सर? मुझे एक बात बताओ ना, लोग रिटर्न टाइम पे क्यों नहीं भरते होंगे? रिटर्न भरना तो अपने आप में खाली एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है ना, खाली रिटर्न अपलोड ही तो करना है, तो रिटर्न क्यों नहीं भरते होंगे लोग? ये जल्दी बोलो, क्या लगता है आपको, रिटर्न क्यों नहीं भरते होंगे लोग? प्रोसीजर एस्पेक्ट ही तो खाली ऑनलाइन जाके रिटर्न भरना है, तो रिटर्न क्यों नहीं भरते होंगे लोग? इतना नहीं गेस कर पा रहे हो? लॉस हुआ रहेगा। नहीं रे बाबा, उनको अवॉइड टैक्स डिले करना है, पैसा नहीं होता, बिजनेस क्लास में है, बिजनेस वाले जो होते हैं, पैसा तुमको लगता है कि टैक्स भरने का पैसा अलग से जमा करके रखते हैं, रहेगा तो भरते, नहीं रहेगा तो नहीं भरते, लेट कर देते। हाँ तो वही ना, के पास पैसा नहीं रहेगा तो नहीं भरते। पैसा तो टैक्स डिले किया हुआ है ना, तो उसमें डिपार्टमेंट का लॉस हुआ है कि नहीं, बोलो, गवर्नमेंट का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो जितना टैक्स आपने नहीं भरा है, जितना टैक्स, जैसे आपने 1 लाख रुपए का टैक्स भरना था, 90,000 का आपका टीडीएस है, तो आपका अभी टीडीएस है, तो आपका नेट आउटस्टैंडिंग टैक्स कितना है, जल्दी बोलो। 1 लाख का टैक्स था, 90,000 का टीडीएस भर दिया आपने ऑलरेडी, टीडीएस के फॉर्म में चला जा चुका है, तो आउटस्टैंडिंग टैक्स कितना है? 10। तो इंटरेस्ट खाली 10,000, इंटरेस्ट पूरे 1 लाख पे नहीं लगेगा, इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे लगता है जितना टैक्स आपने नहीं भरा, टैक्स अनपेड पे लगता है, नेट लायबिलिटी पे लगता है। इज इट क्लियर? यस। अच्छा, आपके बैच में ऐसे बच्चे हैं क्या? कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े बेशरम होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो बेशरम के ऊपर होते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? तो और कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं। तो अच्छे बच्चे मतलब अगर 1 बजे का लेक्चर है, 1 o'clock का लेक्चर अपना आफ्टरनून का, नहीं आफ्टरनून का नहीं, चलो सुबह का ले लेते हैं, 7:30 का मॉर्निंग का लेक्चर है,
तो कुछ बच्चे 7 o'clock से आना चालू हो जाते हैं, 7, 7:10, 7:15 को ही आके, उनको पता है कि लेक्चर में आके थोड़ा टाइम सेटल होने में लग जाता है अपने को, ठीक है ना, वॉशरूम वगैरह जाना है, बुक्स वगैरह निकालने, कल टीचर ने क्या पढ़ाया था वो देखना है। कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जैक्ट 7:30 पे आते हैं, दे आर लाइक डिसिप्लिन, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ हरामी बच्चे होते हैं जो थोड़ा लेट आते हैं, 7:40, 7:45, 7:50 उस पे आते हैं, ठीक है ना। तो टीचर गुस्सा किसके ऊपर होगा, जल्दी बोलो, जो टाइम पे आए हुए हैं, टाइम के पहले आए हुए हैं या लेट आए हुए, टीचर को गुस्सा किसके ऊपर होगा? लेट आए हुए। लेट आए हुए। ठीक है ना, लेट आए हुए। तो टीचर थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, थोड़ा बहुत इंसल्ट कर सकता है, फिर भी बिठा देगा। लेकिन आपको पता है कुछ कुछ बच्चे पाशा जैसे होते हैं, जो बच्चे 9 बजे सो के उठते हैं, लेक्चर 7:30 का था, ऐसे बच्चे भी होते हैं। और देखते हैं कि अभी 9 बज गए, लेक्चर तो 7:30 बजे चालू हो गया रहेगा, अभी इतना लेट जाके क्या फायदा, एक काम करता हूँ 1 घंटा और सोता हूँ और डायरेक्टली राउंड 2 में चला जाऊंगा। ऐसे होते कि नहीं? हाँ, मतलब जब डायरेक्टली जब 10, 10:30 बजे जब ब्रेक होगा, मेन ब्रेक होगा या लेक्चर कभी कभी स्विच होता है तभी चले जाऊंगा। अब बीच में जाके क्या मतलब है? मतलब एक होते थोड़े लेट आए हुए और एक होते बहुत लेट आए हुए। बताओ गवर्नमेंट ज्यादा किसको चिल्लाएगा? बहुत लेट आए हुए। बहुत लेट आए। जो थोड़े लेट आए हुए हैं ना, उनसे लेट फी लिया जाता है। क्या आप गेस कर सकते हो कितना लेना चाहिए लेट फी? रिटर्न टाइम पे नहीं भरा है तो करोड़ों में होना चाहिए क्या फी? नहीं, लाखों में? 1000 के 1000 नहीं। 1000, 2000 लेना चाहिए था, तो उन्होंने 5000 लिए। बोला कि 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न भरना चाहोगे भर सकते हो, लेकिन आपको 5000 फी भरना पड़ेगा, लेट फी भरना पड़ेगा। फी, F stands for फी, F stands for फी, लेट फी भरना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कौन से सेक्शन में? 234F में भरना पड़ेगा। किसमें भरना पड़ेगा? 234F में। इंटरेस्ट 234A में लगता है, और फी जो होती है, मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, आपका फीस जो है 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक, जुलाई में रिटर्न नहीं भर पाए, अगस्त में भरो, सितंबर में भरो, अक्टूबर में भरो, नवंबर में भरो। अरे नहीं तो दिसंबर में तो भरी दो। दिसंबर में भी नहीं भरे तो आप बेशरम हो। तो दिसंबर के बाद आपकी पेनाल्टी हो जाती है 10,000 रुपया, जो फीस होती है, सॉरी पेनाल्टी नहीं, फीस जो है वो कितनी हो जाती है? 10,000 रुपया। यहाँ तक बात क्लियर है? थोड़ा लेट आओगे तो 5,000 लेकर आना, ज्यादा लेट आओगे तो 10,000 लेकर आना। ओके? यस। अब कोई कोई बंदा होता है उसका इनकम ही 4,80,000 वगैरह होता है, उसका टैक्स लायबिलिटी भी टेक्निकली नहीं आता, रिबेट वगैरह की वजह से उस बेचारे का टैक्स लायबिलिटी भी 0 हो जाता है। उससे अगर 10,000 की फी लेंगे, मतलब गरीब एसएससी है ना, जिसका महीने का पगार 30-40,000 है, उससे अगर आप 10,000 की फीस ही ले लोगे तो उसको थोड़ा ज्यादा ऐसा पेनफुल लगेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, आपका टोटल इनकम अगर 5 लाख के नीचे होगा तो इन एनी सिचुएशन मतलब 31 दिसंबर के पहले और 31 दिसंबर के बाद, ठीक है ना, in any situation maximum fee that can be charged is 1,000 rupees. ये 1,000 रुपीज का लॉजिक समझ में आया? यस। 5 लाख के ऊपर इनकम होगा तो 5,000 और 10,000 की पेनाल्टी, 5 लाख के नीचे इनकम होगा तो छोटू से छोटी पेनाल्टी, ठीक है ना। इंटरेस्ट कौन से सेक्शन में लगता है? मैंने बोला 234 है, 1% ऑफ द मंथ। किसके ऊपर लगता है? ऑन आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी के ऊपर लगता है। ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी। सर कब लगता है? फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द ड्यू डेट। ड्यू डेट खत्म होने के बाद ही तो इंटरेस्ट लगेगा ना। इंटरेस्ट ड्यू डेट खत्म होने के बाद ही लगेगा। कब तक लगेगा? जब तक आप रिटर्न भरते हो तब तक लगेगा। तो मैंने बोला मेरे एग्जांपल में ड्यू डेट मेरा 31 जुलाई था, मैंने फाइलिंग किया 2 अक्टूबर पे, तो 3 महीने का मुझको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ कुछ तो लोग उससे भी बेशरम होते हैं, वो लोग रिटर्न ही नहीं भरते। आपको क्या लग रहा है, आपने रिटर्न नहीं भरा तो डिपार्टमेंट चुप बैठेगा, आपका वेट करके बैठेगा? क्या एक्शन लेगा? एक्शन लेगा। और डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया ना तो डिपार्टमेंट विदाउट रिटर्न भी डेट असेसमेंट कंप्लीट कर सकता है सेक्शन 144 में। हम ऐसा कोई सेक्शन पढ़ेंगे असेसमेंट प्रोसीजर में, सेक्शन 144 करके एक सेक्शन है जहां पे असेसिंग ने रिटर्न नहीं भी भरा तभी भी डिपार्टमेंट बेस्ड जजमेंट असेसमेंट कर लेता है। तो अगर डिपार्टमेंट ने असेसमेंट कर लिया तो अभी आपको रिटर्न भरने की क्या जरूरत है? आपका केस ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जो होगा वो सामने सामने डिपार्टमेंट में जाके बाद में कर लेगा। तो आरओआई फाइल्ड नहीं किया आपने तो डेट ऑफ असेसमेंट तक आपको रिटर्न जो इंटरेस्ट है वो भरना पड़ता है। आरओआई फाइल किया है आपने तो जिस दिन तक आपने रिटर्न भरा है उस दिन तक आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। ये चार्ट आपको फटाफट बनाना है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चार्ट बना दो और फिर से 10 मिनट के बाद 1:15 को हम लॉग इन करेंगे। अभी लॉग आउट हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो,
दिख रहा है, विजिबल है? ये विजिबल है क्या? हाँ सर। सर डेट ऑफ असेसमेंट रिपीट करो ना। मैंने बोला ना कि आपने रिटर्न भरा नहीं तो डिपार्टमेंट असेसमेंट कंप्लीट करेगा ना, तो डिपार्टमेंट इंटरेस्ट कब तक लेगा? पकड़ लो आपने रिटर्न ही नहीं भरा, आपने दिसंबर में भी नहीं भरा, तो डिपार्टमेंट ने ना आपका 14 फरवरी को रिटर्न फाइनलाइज किया। डिपार्टमेंट ने खुद ही आपका असेसमेंट फाइनलाइज किया, तो इंटरेस्ट कब तक कौन से तारीख तक लगेगा? 31 जुलाई पे आपको भरना था, आपने नहीं भरा रिटर्न, और डिपार्टमेंट ने खुद ही असेसमेंट कर दिया 14 तक। तो कितने महीने का रिटर्न आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर 7 महीने का आपको 7 मंथ का आपको इंटरेस्ट लगेगा। बात क्लियर है? यस सर। वो डिपार्टमेंट 144 में करता है, वो 144 क्या है वो नहीं समझा होगा, चलेगा। वो सेक्शन मैंने आपको बता दिया, ये पावर कौन सा सेक्शन में 144 में, वो नेक्स्ट चैप्टर में आता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चार्ट बना लो, और ये मॉड्यूल में ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सर देखो, क्या लिखा है 1% पर मंथ? और पार्ट ऑफ द मंथ। अच्छा, Consequences of non-filing of ROI under section 139(1). थोड़ा और मैंने बड़ा कर लिया अभी इसको, अगर आपको ढंग से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो अभी, और लेट्स मीट एट 1:15 अगेन। चलो टाटा, बाय बाय।